जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की जो पहली क्लास है जैव प्रक्रम। हम जीव विज्ञान के पार्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि साइंस में आपका सबसे ज़्यादा नंबर आए तो एक एक चैप्टर को हम एक एक दिन में पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल एकदम साफ तरीके से आने वाली हैं। तो जैव प्रक्रम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। देखिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में। आइए समझते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है यानी क्या है, उसकी रक्षा करने का कार्य करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है साथी, इसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। आइए दोस्तों आगे समझते हैं। देखिए जैव प्रक्रम के अगर हम प्रकार की बात करें तो जैव प्रक्रम के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा प्रकार है वो है हमारा पोषण, दूसरा जो हमारा है वो है श्वसन, तीसरा जो हमारा है उसका नाम है वहन, और चौथा जो है उत्सर्जन। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। आइए समझते हैं। हम पोषण के बारे में सबसे पहले समझेंगे। किसके बारे में, पोषण के बारे में। तो पोषण क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हेडिंग आपके सामने है पोषण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका पोषण, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, पोषण के बारे में आइए समझते हैं। ठीक है साथी, पोषण देखिए यहाँ पे पोषण है भोजन ग्रहण करना। ठीक है, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं, यानी शरीर के द्वारा जो भोजन शरीर में हम मुख के द्वारा जो है भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके पचे भोजन के जो अवशोषण होते हैं उसको शरीर में अनुरक्षित करना, एक प्रकार से कह सकते हैं ऊर्जा प्रदान करना ही क्या होता है, पोषण होता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। आइए दोस्तों, पोषण के आधार पर जो जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। देखिए जो पोषण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पोषण के 2 आधार जो बांटे गए हैं, पहला है स्वपोषी और दूसरा जो हमारा है उसको हम कहते हैं विषमपोषी। आइए डिटेल में जानेंगे कि स्वपोषी क्या होते हैं और आपके परपोषी क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है साथी, तो चलिए चर्चा करते हैं। आपका बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे स्वपोषी के बारे में। आइए समझते हैं कि स्वपोषी क्या होते हैं। तो स्वपोषी देखिए, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पौधे, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। यानी सीधा सा हमारा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, स्वपोषी वो होते हैं ऐसे जीव जंतु जो, या पेड़ पौधे पादप हो गए, जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो स्वयं अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे पर यानी पौधों पर आधारित होते हैं, ठीक है, या जंतुओं पर आधारित होते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विषमपोषी के बारे में। आइए समझते हैं विषमपोषी क्या है इसको भी जानेंगे हम। देखिए दोस्तों, विषमपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे मानव या अन्य जीव। मानव क्या है, मानव जो है पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, या फिर जो है आप कह सकते हैं जंतुओं पर आधारित है। यानी मानव खुद अपना भोजन स्वतः नहीं ग्रहण करता, वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु के रूप में, किसी पादप के रूप में, किसी जीव के रूप में वो अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी दूसरों पर आश्रित रहता है। उसे हम कहते हैं क्या, विषमपोषी। उसे क्या कहा जाता है साथी, तो विषमपोषी।
दोस्तों समझते हैं स्वपोषण के बारे में, स्वपोषी पोषण और के बारे में। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, स्वपोषी पोषण। देखिए, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जैसे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। यानी कहने का मतलब क्या, कुछ हरे पौधों में जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, आइए प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से और डिटेल तरीके में पढ़ते हैं, ठीक है साथी। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या चीजें हैं उसके बारे में यहां पे आप देख पा रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित द्वारा परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सा इसका ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिल करके वो क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं CO2 है और जल की मात्रा है, तो इसको क्लोरोफिल की प्रक्रिया में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है इसको करके क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिससे उनका भोजन मतलब पोषण पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो पोषण पूरा आसानी से इनका हो जाता है। आइए और आगे चलते हैं। अगला जो हेडिंग है देख पा रहे हैं आप, आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है कि क्या है कि प्रकाश संश्लेषण। देखिए कि लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ें चाहिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जो वायु में जो यानी हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वहाँ से प्राप्त करते हैं। और जल जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल आपका प्राप्त हो जाता है स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा। ठीक है, अब मिट्टी में जल का अवशोषण जो होता है यानी जो मिट्टी में जो नमी होती है उस नमी के द्वारा जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जाती है। आइए अगला जो हमारा हेडिंग है उसको भी समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, आइए उसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस दौरान कुछ निम्न जो है घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को हम इसमें जानेंगे। देखिए पहली घटना क्या है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करना। दूसरा जो इसका कार्य होता है वो है क्या कि प्रकाश जो है ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, इसका कार्य होता है। लास्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है साथी, का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। आइए आगे समझते हैं रंध्र क्या है। रंध्र समझिए, पत्ती की वह सतह यानी पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं। यानी आप देखते होंगे कि पत्तियों पर छोटे छोटे डॉट्स लग जाते हैं, उन छोटे छोटे डॉट्स को ही हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आइए समझते हैं रंध्र के बारे में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से कि यहाँ पे एक पत्ती है, उस पत्तियों पे छोटे छोटे डॉट्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स जो है ये पत्तियों पे इस तरह से दिख पा रहे हैं। ठीक है, उसी के बीच में ये जो चीज़ें होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रंध्र छिद्र कहते हैं। बीच में जो छेद छोटा छोटा होता है उसके रंध्र छिद्र कहते हैं। और ये जो डॉट डॉट छोटे छोटे गोले ये बने हुए हैं, इन गोलों को हम क्या कहते हैं, तो द्वार कोशिका कहते हैं। और अधिचर्म कोशिका, ये जो है साइड में ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम अधिचर्म कोशिका कहते हैं, ये भाग जो बाहरी आवरण होता है।
तो आइए देखते हैं इसके बारे में। कहा कि रंध्र के प्रमुख कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं रंध्रों के, आइए इसको जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का जो है अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से या छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी जो जल वाष्प होता है उसकी प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो जल यानी जल का वाष्प का रूप में जो कार्य करता है वो भी रंध्र, इसके द्वारा भी रंध्र निकाला जाता है। आइए साथ ही और जानते हैं। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे रंध्र का फिगर आप देख ही चुके हैं। आइए विषमपोषी पोषण के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है साथी, चलिए दोस्तों विषमपोषी के बारे में हम इसमें समझते हैं कि विषमपोषी क्या है। देखिए विषम पोषण, ठीक है, विषम पोषण क्या है, तो ये प्राणी सम पोषण होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राणी सम पोषण और एक है मृत जीवी पोषण और एक है परजीवी पोषण। तो ये आपके 3 जो है पोषण हैं। आइए तीनों पोषण के बारे में हम लोग इसमें जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्राणी संपोषण क्या होता है। तो प्राणी संपोषण जो होता है ये चीज़ें क्या होती हैं, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राणी संपोषण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये प्राणी संपोषण है। इसमें कह रहा है कि इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का, ठीक है, अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा और मानव जो भोजन अपना करता है, भोजन संपूर्ण भोजन उसके शरीर में प्रवेश करता है और शरीर के अंदर ही इसकी पाचन क्रिया होती है। इसके लिए अलग से कोई जो है कोई माध्यम नहीं कि शरीर के बाहर कोई ऐसा अंग हो जो कार्य करता हो उनको पचाने का, वो शरीर के अंदर ही होता है। दूसरा है मृतजीवी पोषण। अब ये मृतजीवी पोषण क्या है, आइए इसको जानते हैं। मृतजीवी जो पोषण होते हैं इसको समझिए जरा दोस्तों। मृतजीवी जो पोषण है यहां पे आप देख पा रहे हैं, मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंद और कवक। ये जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे जो अवशेष, जो उनके सड़ने गलने पे जो लिक्विड फॉर्म एक तरह से कह सकते हैं जो प्राप्त होता है, उससे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा है उसको हम परजीवी पोषण कहते हैं। अब ये परजीवी पोषण क्या है, आइए इसको समझते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनके बिना ठीक है, उनके बिना मारे, यानी जो अंदर के जो जीव होते हैं उनको बिना मतलब बाहर ही रह करके बिना मारे, मतलब बिना उनकी मतलब डेथ किए ही क्या करते हैं, बिना डेथ किए ही उसमें अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल, जू और फीता कृमि। तो ये जो होते हैं ये बिना मारे जंतुओं को ही यानी अपने ऊपर, जैसे एक प्रकार से देखते हैं अमरबेल का पौधा जैसे ऐसे खुला रहेगा, उसके पौधे क्या होते हैं, खुले रहते हैं, अपने पंखुड़ियाँ खुले रहते हैं। जैसे उसमें कीट एक तरह से कह सकते हैं कीट परजीवी जो पौधे होते हैं कीट भक्षी होते हैं। जैसे उसमें कोई जो है जीव जा करके, कोई भी कीड़े मकोड़े जाकर उड़ करके जाकर वहाँ पे बैठते हैं, वैसे वो अपनी पत्तियों को ढक लेते हैं और उनको सीधा खा जाते हैं, यानी बिना मारे ही उन चीज़ों को खा जाए, वही चीज़ें हैं। आइए कुछ फिगर के माध्यम से भी समझते हैं इसको हम। देखिए दोस्तों आगे हम समझने वाले हैं, ठीक है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो देखिए केंद्रक के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, केंद्रक का फिगर यहाँ पे है, ठीक है, केंद्रक है यहाँ पे। केंद्रक के बाद जो है कूटपाद, जिसको पादाभ भी कहते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पादाभ है, पादाब का चित्र। फिर खाद जो रितिका या खाद खंड जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसके बारे में आराम से समझते हैं। अमीबा, सबसे पहले हम समझेंगे किसके बारे में, अमीबा के बारे में, ठीक है साथी। पहले हम समझेंगे किसके बारे में, अमीबा के बारे में, ठीक है। आइए अमीबा क्या है, तो देखिए भोजन को अपने पादाभ की सहायता से
घेर लेता है, यानी जो भोजन होते हैं उनको घेरता है। और खाद्य रितिका, उसके बाद खाद्य रितिका का क्या काम होता है, आइए इसके बारे में भी जानेंगे। खाद्य रितिका का जो काम होता है, खाद्य रितिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और बचा हुआ अपचय कोशिकाओं के सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर जो है निष्कासित कर दिया जाता है। आइए पैरामीशियम पोषण के बारे में इसमें भी हम डिटेल में जानेंगे। पैरामीशियम पोषण क्या होते हैं, आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैरामीशियम पोषण। पैरामीशियम पोषण क्या है उसको देखिए। तो पैरामीशियम पोषण जो है के पश्चात जो क्या होता है, पश्चाव देख रहे हैं, पश्चाव कोशिकाओं को पूरी तरह से ढकने का कार्य करती है। ढके होते हैं यानी इनको ढकने का काम करती है। और क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, देखिए भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जा सकता है, ये यहाँ का मानना इनका है। ठीक है, यानी भोजन जो है एक विशेष स्थान होता है, एक विशेष उसकी भूमिका होती है जहाँ से भोजन ग्रहण किए जाते हैं। आइए दोस्तों आगे समझते हैं हम मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है। अब देखिए जो मनुष्य में जो पोषण है वो किस माध्यम से होता है, कैसे होता है, इन चीज़ों को हम जानने वाले हैं। इस वीडियो में जानेंगे पोषण, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। पहला जो हमारा अंतःग्रहण है, दूसरा है जो हमारा पाचन है, तीसरा जो हमारा है अवशोषण है, चौथा जो हमारा है ठीक है स्वांगीकरण है, और पांचवा जो हमारा है वही क्षेपण है। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। आहार नाल का मूल रूप से मुख से गुदा तक ठीक है विस्तारित एक लंबी नलिका है, आइए जिसको हम आहार नाल कहते हैं। आइए इन सब के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मुंह। मुंह आप सब लोग जानते हैं मुंह क्या होता है, भोजन का अंतग्रहण यानी भोजन को अंदर लेने का एक मार्ग है। उसके बाद आता है जब आप भोजन को क्या कर लेते हो, भोजन को अपने अंदर ले लेते हो मुख के द्वारा, उसके बाद काम आता है किसका, उसके बाद काम आता है आपके दांत का। किसका काम आता है, दांत का। अब दांत क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है, यानी दांत अब सीधा जो चीज़ें हैं अब तो निगलेंगे तो नहीं, उस चीज़ों को छोटा छोटा टुकड़ा में जो है सो काटते हैं और उसको जो है खाते हैं। अब उसके बाद जब चबा लेते हैं तो चबाने के बाद काम आता है किसका, जीभ का। किसका काम आता है, तो दांत के बाद आता है जिह्वा का काम। अब जिह्वा का काम क्या है इसको ज़रा समझिए कि जिह्वा काम क्या करती है और किस तरह से काम करती है। तो जिह्वा जो है वह क्या करती है, वह भोजन, यहाँ पे देख रहे हैं कि भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाने का काम करती है। जैसे आप चबा लेते हैं, चबाते जाते हैं तो जीवा में लार बनता जाता है, तो लार क्या है उसको जो है भोजन को पचाने का कार्य करती है। उसके बाद आपका आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या है, तो देखिए लार ग्रंथि जो है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, ठीक है, जिसको स्टार्च लार या एमिलेंस एंजाइम्स या मल्टोस शर्करा जिससे वो उत्पन्न होता है, और वो चीज़ें क्या होती हैं, भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। लार ग्रंथि का काम हो गया। आगे जो हमारा है भोजन ग्रसिका, आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि भोजन ग्रसिका क्या है। तो देखिए साथी, भोजन ग्रसिका मुंह में अमाशय तथा भोजन ग्रसिका की ठीक है क्रमाकुंचन ठीक है क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है। आइए और आगे समझते हैं।
जिह्वा, जिह्वा क्या है इसके बारे में समझिए। जिह्वा यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिह्वा ये मुख बना हुआ है, मुख द्वार, यहाँ से आप भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर जिह्वा उसमें लार बनाती है। फिर ग्रसिका ये देख रहे हैं, सबसे लंबी नली जिसके द्वारा जो है आप में जो है ये भोजन पेट तक पहुँचाता है। यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ें आपकी अमाशय हैं, ये आपका क्षुद्रांग है, ये बृहत्रांग है, यानी जो बड़ा भाग होता है, यानी छोटी आंत और जो बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका गुदा है, यहाँ आपकी परी शेषिका है, यहाँ आग्नाशय है, यहाँ क्या है, पित्त नली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी फिगर में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। ये सारी चीज़ें उतनी आवश्यक नहीं है, बस हाँ ये श्वसन के बारे में हम जान लेते हैं अच्छे से। चलिए दोस्तों, श्वसन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। श्वसन देखिए यहाँ पे आप दिया श्वसन। श्वसन क्या है, तो पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जैसे भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज देख रहे हैं, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है, ठीक है। यानी ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, चीज़ें कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दर्शाई गई हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के अभाव में क्या चीज़ें होती हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती हैं। देखिए जब ऑक्सीजन की मतलब अनुपस्थिति होती है तो यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे ईस्ट, ठीक है, क्विन यहाँ पे पैदा होते हैं। और वहीं ऑक्सीजन का अभाव जब होता है तो लैटिन अम्ल ऊर्जा प्लस ऊर्जा यहाँ पे होती है, और हमारे पेशी में कोशिकाओं में ये चीज़ें इसमें होती हैं। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में होती है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आइए श्वसन के बारे में समझते हैं। श्वसन की को अगर देखा जाए तो श्वसन हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। श्वसन के अगर जो प्रकार को देखिए तो श्वसन क्या है हमारा, श्वसन दो प्रकार का होता है। हमारा फर्स्ट श्वसन क्या है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों। अब श्वसन कैसे, क्या चीज़ें हैं, श्वसन किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम जान। श्वसन, वायवीय श्वसन जो पहला इसका प्रकार है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो श्वसन दो प्रकार के हो गए। आइए समझते हैं। पहला जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरा वायवीय श्वसन और ग्लूकोज के पूर्ण उपचयन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ऊर्जा मुक्त करते हैं। और वायवीय श्वसन में यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वहीं अगर बात करें हम किसकी, इसमें जो है वायवीय श्वसन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी 36 ATP के जो है ये वायवीय श्वसन उत्पन्न करती है। उदाहरण में जैसे अगर हम देखें तो मानो क्या है, वायवीय श्वसन लेता है, यानी वायु में जो उपस्थित जो श्वास क्रिया होती है उससे ऑक्सीजन लेता है। और वहीं अवायवीय श्वसन क्या होते हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिससे क्या होता है, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। वही है, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। आइए और चीज़ें इसमें हैं, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें जो ईस्ट में होता है। तो अवायु यानी वायु से जो श्वसन ग्रहण किया जाता है उसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। जो वायु से श्वसन ग्रहण नहीं करते हैं उसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, ठीक है। तो मानो कैसे श्वसन करता है, तो वायवीय श्वसन करता है, और ईस्ट क्या करते हैं, तो ये जो है अवायवीय श्वसन करते हैं।
श्वसन तंत्र किस प्रकार से काम करता है, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे श्वसन तंत्र आपके सामने है। ठीक है, श्वसन तंत्र के जो कार्य हैं, ठीक है, सबसे पहले नासाद्वार यानी नाक से प्रवेश करता है, फिर उसके बाद ग्रास नली से होते हुए कंठ तक पहुंचती है, अब कंठ से होते हुए श्वास नली में पहुंचती है, फिर श्वसनी में पहुंचती है। वहाँ से जो है ये सांस लेने की प्रक्रिया जो है जारी रहती है। फिर और आगे श्वसनी से श्वसन निका में पहुंचती है, फिर फुफ्फुस सिरा यानी जिसको फुफ्फुस यानी जो फेफड़ा बोलते हैं, और फिर उसके बाद आपका आता है फेफड़े के बाद आपका पहुंच जाता है किस में, तो रुधिर वाहिकाओं में, यानी कुपिका कोष के बाद रुधिर वाहिकाओं में, यानी जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें पहुंच जाती है। आइए देख पाते हैं यहाँ से। देखिए हम फिगर के माध्यम से इसको बखूबी समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से और कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार से कार्यरत होती हैं। देखिए नासाद्वार नाक से हम जो है सांस लेते हैं, तो वहाँ से जो है कार्य करना शुरू करते, फिर उसके बाद मुख गुहा में जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख गुहा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद ग्रसनी यहाँ पे देख रहे हैं ग्रसनी में होती है। फिर उसके बाद ये कंठ में जाती है। कंठ के बाद जो है श्वास नली में पहुँच गई, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका श्वास नली है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उपस्थित वलय, यानी यहाँ पे जो वलय उपस्थित है उसमें पहुँचती है। फिर उसके बाद श्वसनी में पहुँचती है। फिर उसके बाद फुफ्फुसिरा में पहुँचती है। फुफ्फुसिरा के बाद ये जो है यहाँ पे श्वसनिका या कूपन कोष में, ये फिर उसके बाद जो है ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये दो चीज़ें जो है ये ठीक है पसलियाँ हैं, पसलियों के अंतर्गत भी ये चीज़ें कार्य करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोपिका, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये कोपिका है, ये श्वसन निकाय हैं जिसमें श्वसन प्रचुर मात्रा में श्वास यानी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। मानव श्वसन क्रिया, यानी मानव की जो श्वसन क्रिया है उसको हम इसमें समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं मानव श्वसन क्रिया क्या है। देखिए मानव श्वसन क्रिया ये क्या है, तो मानव श्वसन क्रिया जो है उसके बारे में हम समझेंगे। तो अंतः श्वसन और एक है उच्छ्वास श्वसन। अंतः श्वसन के दौरान क्या चीज़ें होती हैं और उच्छ्वास श्वसन के दौरान क्या चीज़ें होती हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अंतः श्वसन के बारे में। ठीक है, अंतः श्वसन क्या है इसके बारे में। अंतः श्वसन के दौरान, ठीक है, वृक्षाई गुहा फैलती है और यही पसलियों से संलग्न पेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। वही वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। वही जो है वायु गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है और पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है और उच्छ्वास में गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है, यानी वायु का जो दाब होता है वो थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर हो जाती है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को जानेंगे। अंतः श्वसन क्या होता है, यानी अंत श्वसन क्या है इसके बारे में। सांस द्वारा वायुमंडल में, यानी सांस द्वारा वायुमंडल से जो है गैसों को अंदर ले जाना, यानी जब आप नाक के द्वारा जो है सांस को ग्रहण करते हैं, तो जब सांस के द्वारा जो है वायुमंडल से अपने अंदर जो गैस ले जाते हैं उसको हम कहते हैं अंतः श्वसन। उच्छ्वास श्वसन क्या होता है, तो फेफड़े से वायु को या गैस को बाहर निकाल, यानी जो आप कार्बन डाइऑक्साइड या और कुछ गैसें निकालते हैं बाहर, तो जो फेफड़े से होकर के बाहर जो गैसें निकालते हैं, एक बार खींचते हुए निकालते हैं, तो उसको हम उच्छ्वासन कहते हैं। वहीं स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी जो हम जिसे मानव स्थलीय जीव है, तो वो क्या करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस होती है उससे ऑक्सीजन खींचता है। और वहीं जो जलीय जीव में, यानी जो जल में रहते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वे जल में विलय, यानी जो जल में मिले हुए ऑक्सीजन होते हैं उनका प्रयोग करता है, जैसे मछलियाँ हो गई और जल में रहने वाले कुछ जीव। कूपिका
रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। आइए इसको समझते हैं कि रक्त और ऊतकों के बीच में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है। देखिए, वायु O2 से समृद्ध कूपिका या रक्त वाहिका। समझते हैं कि O2 RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है, HbO2 बनाती है। आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ये चीज़ें कैसे कैसे किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं CO2 का ऊतक में ग्लूकोज ऑक्सीकरण ऊतक में धमनी द्वारा O2 ऊतक में पहुंचती है और CO2 ऊतकों में CO2 रक्त वाहिका में CO2 का रक्त का विस्तारण किया जाता है। यानी यहाँ पे ये चीज़ें आप ये डायग्राम को ज़रूर सीख लीजिएगा। आइए अब हम समझते हैं संवहन के बारे में। संवहन क्या है? देखिए साथी, संवहन, ठीक है, क्या है संवहन? संवहन के बारे में समझते हैं। तो मनुष्य, देखिए, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य, ठीक है, अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन कहलाता है। तो संवहन के बारे में भी आप जान गए। यानी मनुष्य में जो भोजन और ऑक्सीजन और अन्य आवश्यकताओं को जो पूर्ति होता है, यानी मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करना ही क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। अब शारीरिक आवश्यकताओं में एक प्रजनन भी है, तो प्रजनन करना भी एक प्रकार का संवहन के अंतर्गत ही आता है। आइए, मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। आइए, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं मानव संवहन के अंतर्गत, इन चीज़ों को हम इसमें डिटेल में जानेंगे। अब देखिए, मानव संवहन में पहले क्या आता है? हृदय आता है, उसके बाद रक्त नलिकाएं यानी धमनी और सिरा आता है, और तीसरा जो हमारा है वहन और माध्यम के रक्त लसिका आती है। आइए आगे की ओर हम यहीं बढ़ते हैं।